हेलो एवरीवन। आप सभी का फिर से स्वागत है। ये एनसीईआरटी बायोलॉजी का डिस्कशन है। हमारा आज का टॉपिक चल रहा है आनुवांशिकी यानी जेनेटिक्स, अध्याय 16। इस टॉपिक से रिलेटेड हम लोग जो है सबसे पहले जीवों की तुलनात्मक जो संरचना है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। जीवों की तुलनात्मक जो संरचना है इसको चार भागों में डिवाइड करेंगे: समरूपता, अनुरूपता, अवशेषी अंग और संयोजक कड़ी। इन चारों को बारी बारी से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले समरूपता के बारे में अगर बात करें तो ऐसे समरूप अंग जो समान कार्यों में उपयोग के कारण एक समान प्रदर्शित होते हैं, लेकिन इनकी मूल संरचना और भ्रूणीय प्रक्रिया में असमानता होती है। समजातता के बारे में अगर बात करें तो ऐसे अंग जो विशेष कार्यों में प्रयोग होने के कारण अलग दिखाई देते हैं, परंतु उनकी मूल संरचना और भ्रूणीय प्रक्रिया में समानता होती है, वे अंग समजातता अंग या अनुरूपता कहलाते हैं। इसके बाद है अवशेषी अंग। तो अवशेषी अंग विकसित जंतुओं में स्पष्ट, अर्ध विकसित और निष्क्रिय रूप में पाए जाते हैं, जैसे मनुष्य में अपेंडिक्स और शुतुरमुर्ग के पंख। ये अवशेषी अंग के उदाहरण हैं, यानी ये निष्क्रिय रूप से जो है रहते हैं। इसके बाद है संयोजक कड़ी। देखिए, संयोजक जो कड़ी है, संयोजक जातियां स्वयं से कम विकसित और अधिक जातियों का सम्मिश्रण होती हैं, जैसे में यूग्लिना यानी पादप जंतुओं का इसमें समन्वय होता है। इसके बाद है न्यूपेलाइना एनेलिडा के सदस्यों से अधिक विकसित अकशेरुकी जंतु। इसके बाद आनुवांशिक विकार के बारे में यानी जेनेटिक जो डिसऑर्डर है इसके बारे में अगर बात करें तो इसे दो भागों में विभाजित किया गया है: मेंडलीय विकार और क्रोमोसोमीय विकार। इन दोनों विकारों के बारे में जो है बारी बारी से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर बात करें तो मेंडलीय विकार के बारे में डिस्कस करेंगे। मेंडलीय विकार वे विकार होते हैं जो एकल जीन के रूपांतरण या उत्परिवर्तन से मुख्यतः निर्धारित होते हैं। एकल जीन याद रखिएगा, और ये विकार वंशानुगति सिद्धांत के माध्यम से संतति में पहुंचते हैं। मेंडलीय विकार के उदाहरण में अगर बात करें तो जो मेंडलीय विकार के उदाहरण है, हेमोफीलिया है, सिस्टिक फाइब्रोसिस है, दात्र कोशिका है, अरक्ता है, वर्णांधता है यानी कलर ब्लाइंडनेस, और थैलेसीमिया आदि। ये सभी मेंडलीय विकार के उदाहरण हैं। सबसे पहले हीमोफीलिया के बारे में अगर बात करें तो यह एक प्रकार का लिंग संलग्न रोग है जिसमें समान व्यक्ति को चोट लगने के कारण रुधिर का थक्का बनने से संबंध एकल प्रोटीन प्रभावित होता है, यानी ब्लड क्लॉटिंग नहीं बनता है। अगर किसी व्यक्ति को समान व्यक्ति को चोट लगता है तो उसका जो ब्लड है जम नहीं पाता है, ठीक है, ब्लड का थक्का नहीं जम पाता है। तो क्या होता है कि चोट लगे स्थानों से लगातार ब्लड जो है बहता रहता है, जिससे रोगी को बहुत ज्यादा जो है नुकसान हो सकता है, मृत्यु तक हो जाता है। और इस रोग से पीड़ित व्यक्ति के शरीर का चोट से रक्त निकलना बंद नहीं होता है। तो इस रोग की वाहक जो है मतलब कि स्त्रियां होती हैं, किंतु प्रभावी लक्षण पुरुषों में प्रदर्शित होता है। इसे रक्त श्रावण रोग भी कहा जाता है, याद रखिएगा। इसके बाद है वर्णांधता यानी कलर ब्लाइंडनेस। देखिए, यह जो कलर ब्लाइंडनेस है यह लिंग संलग्न अप्रभावी रोग है। इस रोग से पीड़ित व्यक्ति लाल या हरे वर्ण संवेदी रंगों का विभेद नहीं कर पाता है। लाल और हरे रंग को जो है अच्छे से पहचान नहीं पाता है, उसमें डिफरेंट नहीं कर पाता है। तो इस कारण यह रोग लाल हरा वर्णांधता कहलाता है, रेड ग्रीन ब्लाइंडनेस कहलाता है। यह विकार या रोग क्रोमोसोम पर स्थित कुछ जीनों में उत्परिवर्तन के कारण होता है और लगभग 8% पुरुषों में कलर ब्लाइंडनेस पाया जाता है और 0.4% महिलाओं में। इसके बाद है दात्र कोशिका अरक्ता। इसके बारे में अगर बात करें, यह अलिंग क्रोमोसोम लग्नता का अप्रभावी लक्षण है। तो जो आपका दात्र कोशिका अरक्ता है, यह रोग जो है यह अलिंग क्रोमोसोम लग्नता का अप्रभावी लक्षण है और इस रोग से रक्त में ऑक्सीजन के कमी से लाल रक्त कणिकाएं हीमोग्लोबिन की विशेष आणविक रचना के कारण सिकुड़कर हंसी आकार हो जाती हैं और जिससे याद रखिएगा हीमोलिटिक एनीमिया हो जाती है। इसके कारण क्या होता है कि लाल रक्त कणिकाएं हीमोग्लोबिन के विशेष आणविक रचना के कारण सिकुड़ जाती हैं ऑक्सीजन के कमी से, और इसके कारण क्या होता है कि हीमोलिटिक एनीमिया नामक रोग हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा। इसके बाद है फिनाइल इलेक्ट्रोन्यूरिया। फिनाइल जो इलेक्ट्रोन्यूरिया है यह जन्मजात उपापचयी क्रिया अलिंग क्रोमोसोम अप्रभावी लक्षण की तरह वंशागति में प्रदर्शित होती है। जेनेटिक यह विकार है और इस रोगी से
इस रोगी से पीड़ित व्यक्ति में फिनाइलोएलेनिन अमीनो अम्ल को टायरोसिन अम्ल में परिवर्तन के लिए एक आवश्यक एंजाइम की कमी हो जाती है। परिणाम स्वरूप क्या होता है कि फिनाइल एलेनिन एकत्रित हो जाता है और फिनाइल पायरुविक अम्ल तथा अन्य व्युत्पन्न में परिवर्तन हो जाता है। तो याद रखिएगा, और इनके एकत्रीकरण से मानसिक दुर्बलता आ जाती है, यानी कि मेंटलिटी ह्रास होता है। ठीक है, और इसके बाद है थैलेसीमिया। थैलेसीमिया जो रोग है ये किस प्रकार का रोग है, इसके बारे में अगर बात करें तो इस रोग से प्रभावित व्यक्ति में उत्परिवर्तन के परिणाम स्वरूप हीमोग्लोबिन बनाने वाले जो ग्लोबिन है, इनके श्रृंखला में संश्लेषण दर में कमी आ जाती है। संश्लेषण दर में मतलब कि बहुत ज्यादा कमी आ जाती है थैलेसीमिया रोग के दौरान। तो इस रोग से प्रभावित जो व्यक्ति हैं, इनमें उत्परिवर्तन के परिणाम स्वरूप हीमोग्लोबिन बनाने वाले जो ग्लोबिन की जो श्रृंखला है, इसमें संश्लेषण की दर कम हो जाती है। संश्लेषित होने की जो प्रक्रिया है धीमी हो जाती है। परिणाम स्वरूप क्या होता है कि हीमोग्लोबिन का संश्लेषण होता है और एनीमिया हो जाती है। रक्त अल्पता हो जाता है, एनीमिया नामक रोग हो जाता है, जो इस रोग का अभिलक्षण है। और ये 2 प्रकार का है। जो थैलेसीमिया होता है 2 प्रकार का होता है। पहला है मेजर थैलेसीमिया, और यह रोग जो है, जो मेजर थैलेसीमिया है, यह रोग सामान्यतः उन बच्चों में होता है जिनके माता पिता दोनों थैलेसीमिया से जो है प्रभावित होते हैं। तो मेजर थैलेसीमिया उन्हीं लोगों को होता है जिनके माता पिता इन दोनों को जो है थैलेसीमिया से मतलब कि प्रभावित पाया जाता है, पीड़ित होते हैं, उनके बच्चे मेजर थैलेसीमिया से प्रभावित होते हैं। माइनर थैलेसीमिया जो है यह सामान्यतः उन बच्चों में होता है जिन्हें प्रभावित जीन जो है माता या पिता दोनों में से किसी एक से प्राप्त होता है। अगर दोनों थैलेसीमिया से माता पिता दोनों थैलेसीमिया से प्रभावित हैं तो उनके बच्चों को मेजर थैलेसीमिया हो सकता है। और जो माता पिता में से किसी एक का जो है मतलब कि जो जीन है उनको जो थैलेसीमिया से मतलब कि वो प्रभावित हैं, तो उनके बच्चे जो होंगे मतलब कि माइनर थैलेसीमिया से प्रभावित हो सकते हैं। इसके बाद है क्रोमोसीमीय विकार। क्रोमोसीमीय डिसऑर्डर क्या है, इसके बारे में देख लेते हैं। ऐसे विकार एक या एक से अधिक क्रोमोसोम की अनुपस्थिति, अधिकता या असमान विन्यास के कारण उत्पन्न होते हैं। तो जो क्रोमोसीमीय जो विकार है, एक से अधिक क्रोमोसोम की अनुपस्थिति के कारण या अधिकता के कारण या असमान विन्यास के कारण यह रोग होता है, जैसे में डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइन केल्ट्रल सिंड्रोम आदि। तो जो क्रोमोसोम होते हैं, इनके अधिक क्रोमोसोमों की अनुपस्थिति, अधिकता, असमान विन्यास के कारण जो है ये रोग होता है। डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइन केल्टर सिंड्रोम आदि। तो इसको ध्यान में रखिएगा। इसके बाद अगर बात करें तो देखिए डाउन सिंड्रोम क्या है। डाउन सिंड्रोम यहां से कई बार प्रश्न पूछे गए, तो याद रखिएगा। कोशिका विभाजन के समय क्रोमेटिड के 20 संयोजन के अनुपस्थिति के कारण गुणसूत्रों में अधिकता या हानि हो तो उसे असुगुणिता, क्या बोलते हैं, उसे असुगुणिता कहते हैं। और इसमें पीड़ित व्यक्ति में 21वें गुणसूत्र की प्रति अधिकता हो जाती है। जो 21वें गुणसूत्र है, इसके मतलब कि यहाँ पे जो है, यहाँ पे अधिकता पाई जाती है, यहाँ पे ये ज्यादा हो जाता है। यानी गुणसूत्रों की संख्या 46 से क्या हो जाता है, 47 में परिवर्तित हो जाता है। यहाँ पे एक गुणसूत्र की जो है अधिकता हो जाती है। तो 46 की जगह पे मतलब 46 तो रहता है, 46 की जगह पे एक और बढ़ जाता है, 47 हो जाता है। तो इससे क्या होता है कि डाउन सिंड्रोम से मतलब कि व्यक्ति पीड़ित हो जाता है। इस रोग को सर्वप्रथम लैंगडम डाउन ने खोजा था। कब? 1866 में लैंगडम डाउन। और इस सिंड्रोम वाले व्यक्ति छोटे कद के, छोटे गोल सिर वाले और मंद बुद्धि के होते हैं। इसमें पुरुष का जननांग सामान्य होता है, लेकिन पुरुष नपुंसक होता है। इसे मंगोलीय जड़ता कहते हैं। इसे मंगोली जड़ता कहते हैं, मंगोलियन जो है जड़ता कहते हैं। इसको ध्यान में रखिएगा। इसके बाद है टर्नर सिंड्रोम। ये क्या है? तो प्रत्येक महिला का जन्म 2X गुणसूत्रों यानी 46 और XX क्रोमोसोम के साथ होता है। टर्नर सिंड्रोम से प्रभावित महिला में एक X गुणसूत्र यानी 45, ठीक है, 45 प्लस X, और यहां पे जो X क्रोमोसोम होना चाहिए वो लुप्त हो जाता है, 0 हो जाता है। ऐसे स्थिति में महिलाएं बांझ हो जाती हैं, क्योंकि अंडाशय अल्प वर्धित होते हैं और द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का इनमें अभाव होता है। तो टर्नर सिंड्रोम क्या है? तो महिलाओं में होता है, याद रखिएगा।
और कैसे होता है, इसका कारण क्या है? तो जो एक्स एक्स क्रोमोसोम होता है वहां पे एक्स मतलब कि 45 प्लस एक्स क्रोमोसोम वहां पे जो है मतलब कि एक जो होता है मतलब कि वो हो जाता है, लुप्त हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो यहाँ पे एक जो होता है 45 की जगह पे जो है क्या होता है 46, यानी एक्स एक्स जो क्रोमोसोम होना चाहिए इनमें से एक लुप्त हो जाता है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। इसके बाद अनुवांशिक विकार के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पे कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर दिए गए हैं जिसको आप याद रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। पहला है दात्र कोशिका अरक्ता। दात्र कोशिका अरक्ता प्रभावित गुणसूत्र 11 है और उत्परिवर्तन प्रकार जो है प्रतिस्थान है। जीन का लक्षण क्या है? तो ये सप्रभावी यानी कभी कभी अप्रभावी हो जाते हैं। लक्षण अरक्तता व परिवहन में कमी, ब्लड परिवहन में कमी। और प्रभाव क्या है? अनियमित हीमोग्लोबिन। सिस्टिक फाइब्रोसिस प्रभावित गुणसूत्र 7 है और उत्परिवर्तन प्रकार क्या है? तो 3 नाइट्रोजनी क्षारों का विलोपन हो जाता है। जीन का जो लक्षण है वह अप्रभावी कायिक गुणसूत्रीय की मोटी परत। और लक्षण फेफड़े, यकृत, अग्नाशय पर सलेस्म हो जाता है, सलेस्म में झिल्ली चढ़ जाता है। और इसका प्रभाव जो है उपकलों में क्या होता है? उपकला में Cl माइनस का परिवहन न होना, क्लोरीन का जो है परिवहन नहीं होना, Cl माइनस का परिवहन नहीं होना। तो ये जो है इसका प्रभाव है। फिनाइल कीटोन्यूरिया गुणसूत्र जो मतलब कि प्रभावित गुणसूत्र है 12 है। ठीक है, और प्रतिस्थापन इसका उत्परिवर्तन प्रकार है। जो जीन का लक्षण है अप्रभावी काय गुणसूत्रीय है और इसका जो लक्षण है मस्तिष्क का कम विकास होता है। और जो इसका प्रभाव है खराब फिनाइलिन हाइड्रोएस्किलेज एंजाइम। इसके बाद है हंटिंगटन रोग यानी कोरिया रोग, तो प्रभावित गुणसूत्र 4 है। ठीक है, सीएजी की 10 से 34 पुनरावृत्ति का स्थान पर 42 से 100 बार पुनरावृत्ति हो जाती है। और इसका जो जीन का लक्षण है वो है प्रभावी कायी गुणसूत्रीय। और जो लक्षण है मध्य आयु में मतलब कि जो मिडिल एज होता है इसमें मस्तिष्क में ऊतकों का नष्ट होना। और जो इसका प्रभाव है मस्तिष्क कोशिका उपापचय में कमी होना। हीमोफीलिया में क्या होता है कि जो प्रभावित गुणसूत्र है एक्स है और ये मतलब कि उत्परिवर्तन का जो प्रकार है प्रतिस्थापन। इसके बाद जो जीन का लक्षण है अप्रभावी लिंग गुणसूत्रीय, रुधिर का थक्का न बनना और प्रभाव है प्रोटीन कारक 8 और 9 में कमी। इसके बाद है कलर ब्लाइंडनेस यानी वर्णांधता। ये क्यों होता है? तो प्रभावित गुणसूत्र एक्स है। ठीक है, और इसका जो जीन का लक्षण है अप्रभावी लिंग गुणसूत्रीय। और इसका जो लक्षण है हरे संकुरंजक और लाल संकुरंजक की अनुपस्थिति, प्रभाव हरे और लाल रंग में विभेद न होना, ये इसका प्रभाव है। गुणसूत्रीय जो विकार है इसके बारे में अगर बात करें तो पहला है डाउन सिंड्रोम। प्रभावित गुणसूत्र 21 है। जीन में उत्परिवर्तन अतिरिक्त 21 गुणसूत्र और लक्षण है कम बुद्धि मतलब कम बुद्धि का विकास होना, मानसिक रूप से कमजोर होना, चेहरे के हाव भाव अनियमित होना। इसके बाद है क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। प्रभावित गुणसूत्र लिंग है और जीन में उत्परिवर्तन जो होता है पुरुषों में अतिरिक्त एक्स गुणसूत्र और लक्षण स्त्रियों के लक्षणों वाले पुरुष, इस जो स्त्री के लक्षण होते हैं वो पुरुष में आ जाते हैं। टर्नर सिंड्रोम में जो प्रभावी गुणसूत्र है वो लिंग है, स्त्रियों में अतिरिक्त एक्स गुणसूत्र और इसके बाद जो लक्षण होते हैं मतलब कि बांझ, स्त्रियां बांझ हो जाती हैं। इस पर आधारित जो पहला प्रश्न पूछा गया है कि डीएनए के एक तंतुगक्ष यानी स्टैंड से आरएनए में आनुवांशिक सूचना के प्रतिरूपण की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है? डीएनए के एक तंतुगक्ष यानी स्टैंड से आरएनए में आनुवांशिक सूचना के प्रतिरूपण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो अनुलेखन। जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है? जीन कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है? तो डीएनए। इसके बाद थर्ड नंबर है पुरुष में पुरुषत्व के लिए यानी कह सकते हैं कि जो पुरुष का जो लक्षण है इसके लिए कौन सा गुणसूत्री संयोजन उत्तरदायी है? पुरुष में पुरुषत्व के लिए कौन सा जो गुणसूत्र है जो क्रोमोसोम है यह संयोजन उत्तरदायी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा एक्स वाई। ठीक है, आधुनिक आनुवांशिकी का जनक किसे माना जाता है? आधुनिक आनुवांशिकी का जनक बताइए। मॉडर्न जेनेटिक जो फादर हैं
इनको बोलते हैं, किनको बोलते हैं? ग्रेगर मेंडल को। निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ एक जीन का निर्माण करता है? निम्नलिखित में से वह कौन सा पदार्थ है जो एक जीन का निर्माण करता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। 6 नंबर है, एक वर्णांध पुरुष एक समान महिला से विवाह करता है, वर्णांधता के लक्षण उत्पन्न होंगे उसके पुत्र में, पुत्रियों में, दोनों में, या किसी में नहीं, या पुत्रों के पुत्रियों में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, एक वर्णांध पुरुष यानी कलर ब्लाइंडनेस से पीड़ित पुरुष एक समान महिला से विवाह करता है, यानी जिस महिला को कलर ब्लाइंडनेस नहीं है वो उससे विवाह करता है, तो वर्णांधता के जो लक्षण उत्पन्न होंगे, पुत्री जो उससे उन माता पिता से जो पुत्री जन्म लेगी उसके पुत्री के पुत्र में ये लक्षण आ सकता है। तो याद रखिएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा पुत्रियों के पुत्रों में। जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन क्या कहलाता है? जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन उत्परिवर्तन कहलाता है। इसके बाद है 8 नंबर, उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? इसका सही जवाब हो जाएगा ह्यूगो डी ब्रिज के द्वारा। ह्यूगो डी ब्रिज, यानी इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 9 है, अपराधी को पहचानने के लिए फोरेंसिक विभाग निम्नलिखित में से किस तकनीक का प्रयोग करता है? अगर जो क्रिमिनल होते हैं, अपराधी होते हैं, इनको पहचानने के लिए फोरेंसिक विभाग निम्नलिखित में से किस तकनीक का प्रयोग करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा डीएनए फिंगर प्रिंटिंग का, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। इसके बाद प्रश्न संख्या जो है 10 नंबर है, डीएनए अंगुली छाप यानी डीएनए फिंगर प्रिंटिंग तकनीक का उपयोग किसके संसूचन के लिए किया जाता है? तो डीएनए फिंगर प्रिंटिंग तकनीक का उपयोग किसके संसूचन के लिए किया जाता है? तो विवादित जनकता के लिए। 11 नंबर है, विरोधी गुणों का युग्म जो समान विशेषताओं को नियंत्रित करे क्या कहलाता है? विरोधी गुणों का युग्म जो समान विशेषताओं को नियंत्रित करे कहलाता है एलील। युग्म विकल्पी कहलाता है, एलील कहलाता है। 12 नंबर है, सामान्यतः कलर ब्लाइंडनेस क्या है? जो वर्णांधता है वो क्या है? एक आनुवांशिक प्रकृति है, आनुवांशिक डिसऑर्डर है, इसको ध्यान में रखिएगा। 13 नंबर है, वर्णांध व्यक्ति किन रंगों में भेद नहीं कर पाता है? तो आपको मालूम है, जो कलर ब्लाइंडनेस से जो पीड़ित व्यक्ति हैं वो लाल और हरे को भेद नहीं करते हैं, इनको डिफरेंट नहीं कर पाते हैं। हमारे शरीर में आनुवांशिकता की इकाई को क्या कहते हैं? हमारे शरीर में आनुवांशिकता के जो इकाई है, आनुवांशिकता की जो इकाई है हमारे शरीर में, इसको बोलते हैं जीन। विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? विकासवाद का जो सिद्धांत है किसने प्रतिपादित किया? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और कई बार यह पूछा गया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा डार्विन। डार्विन ने विकासवाद के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। इसके बाद है ऑटोसोम क्या है? ऑटोसोम क्या है? तो लिंगीय गुणसूत्र को छोड़कर अन्य गुणसूत्र, जो ऑटोसोम है इसका मतलब है लिंगीय गुणसूत्र को छोड़कर अन्य गुणसूत्र। इसके बाद 17 नंबर है, निम्नलिखित में से कंपोजिटी कुल का पौधा कौन सा है? कंपोजिटी कुल का जो पौधा है वह है सूरजमुखी। निम्नलिखित में से सबसे लंबे गुणसूत्र पाए जाते हैं? सबसे लंबे गुणसूत्र बताइए किसमें पाए जाते हैं? तो ट्राइलियम में। निम्नलिखित में से सबसे लंबे गुणसूत्र ट्राइलियम में पाए जाते हैं, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। प्रश्न संख्या 19 है, जीन में अचानक परिवर्तन जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में होता है उसको क्या कहते हैं? जीन में जो अचानक परिवर्तन होता है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में होता है उसको कहते हैं उत्परिवर्तन। प्रश्न संख्या 20 है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया मेंडल का अपवाद है, एक्सेप्शन है? वह कौन सी प्रक्रिया है जो मेंडल का अपवाद है, एक्सेप्शन है? तो है लिंकेज की। कौन सी प्रक्रिया? तो लिंकेज की प्रक्रिया जो है ये मेंडल का अपवाद है, एक एक्सेप्शन है। इसके बाद हेरेडिटी शब्द का प्रतिपादन किसने किया था? हेरेडिटी शब्द का प्रतिपादन स्पेंसर ने किया था। किसने? स्पेंसर।
जीवधारियों के आनुवांशिक संगठन को क्या कहते हैं? प्रश्न संख्या 22 में पूछा गया है, जीवधारी के आनुवांशिक संगठन को क्या कहते हैं? जीवधारियों के आनुवांशिक संगठन को जीनोटाइप कहते हैं। क्या कहते हैं? जीनोटाइप। और 23 नंबर है, जीमोस्पर्म का आर्थिक महत्व क्या है? जीमोस्पर्म का आर्थिक महत्व है रेजिन, भोजन के रूप में, वाष्पीय तेल, यानी उपरोक्त सभी। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 24 नंबर है, नर के सहायक जनन अंगों का परिवर्धन, परिपक्वन और क्रियाओं का नियमन कौन सा हार्मोन करता है? नर के सहायक जनन अंगों का परिवर्धन, परिपक्वन और क्रियाओं का नियमन कौन सा हार्मोन करता है? तो एड्रोजेन। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, एड्रोजेन राइट आंसर। चिपैंजी में कितनी जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं? जो चिपैंजी है इनमें कितने पेयर्स क्रोमोसोम पाए जाते हैं? तो 24 पेयर, यानी बी ऑप्शन। स्त्रियों में कौन सा हार्मोन एस्टेरॉयड नहीं है? स्त्रियों में कौन सा वह हार्मोन है जो एस्टेरॉयड नहीं है? तो है रिलैक्सिन। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। और 27 नंबर है, अविकसित बच्चों को जन्म देने वाला जो प्राणी है वो कौन है? यानी बच्चों को, अगर उनका जो बच्चा है पूर्ण रूप से उनके कोख में, मतलब कि उनके गर्भ में विकसित नहीं होता, तभी वो जन्म दे देते हैं, वो जो जानवर है या जो प्राणी है वो है कंगारू। मनुष्य में लिंग निर्धारण निर्भर करता है किस पर? मनुष्य में लिंग निर्धारण निर्भर करता है पुरुषों के क्रोमोसोम पर। पुरुष के क्रोमोसोम जो होते हैं, पुरुष में XY क्रोमोसोम पाए जाते हैं, महिला में XX क्रोमोसोम पाया जाता है। जब पुरुष का Y क्रोमोसोम और महिला का X क्रोमोसोम मिलता है तो जो है बच्चा का, यानी मेल पर्सन का जन्म होता है। और जब पुरुष का क्रोमोसोम X और महिला का क्रोमोसोम X मिलता है तो गर्ल्स का जो है मतलब कि जन्म होता है। इसके बाद अगर बात करें तो 29 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया कि मानव शरीर के निम्नलिखित भाग में से किस एक में शुक्राणु डिंब को निषेचित करता है? मानव शरीर के निम्नलिखित भागों में से किस एक में शुक्राणु डिंब को निषेचित करता है? तो डिंब वाहिनी। 30 नंबर है, साधारण मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? सामान्य पुरुष में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? तो 46, यानी बताइए 23 पेयर्स। शुक्राणु और अंडाणु का संलयन क्या कहलाता है? शुक्राणु और यानी स्पर्म और ओवम का जो संलयन है इसको बोलते हैं निषेचन की क्रिया। शुक्राणु और अंडाणु जब मिलते हैं तो निषेचन की प्रक्रिया होती है। 32 है, मानव में होने वाली वंशानुगत बीमारी डाउन सिंड्रोम किस कारण से होती है? मानव में होने वाली जो वंशानुगत बीमारी जो डाउन सिंड्रोम है वो किस कारण होती है? तो आपको मालूम है गुणसूत्र 21 के त्रिगुणन के कारण। ठीक है, यहाँ पे एक्स्ट्रा जो है एक मतलब कि गुणसूत्र आ जाता है जिसके कारण डाउन सिंड्रोम मतलब कि हो जाता है, त्रिगुणन हो जाता है। हेमोफीलिया एक आनुवांशिक विकार है जो उत्पन्न करता है। हेमोफीलिया जो है एक आनुवांशिक विकार है जो उत्पन्न करता है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो देखिए, हेमोफीलिया एक आनुवांशिक विकार है जो उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है? तो इसका सही जवाब है रक्त का अस्कंदन ना होना, यानी ब्लड क्लोटिंग नहीं होना, ब्लड का थक्का न जमना। ये हीमोफीलिया जो है एक विकार है, ये आनुवांशिक विकार है जो इस तरह से प्रॉब्लम को क्रिएट करता है। 34 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, पहला कथन है कि मानव में संतान के लिंग निर्धारण में स्त्रियों की प्रमुख भूमिका होती है। क्या यह सही है? यह सही नहीं है। हमने इसके बारे में कई बार डिस्कस किया है। कारण आर, स्त्रियों में 2X गुणसूत्र होते हैं, तो ये सही है, यानी कथन गलत है, कारण बिल्कुल सही है। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 35 नंबर है, एक जीन 2 या 2 से अधिक भिन्न भिन्न लक्षणों को एक साथ नियंत्रित करता है। यह तथ्य कहलाता है, क्या कहलाता है? जब एक जीन 2 या 2 से अधिक भिन्न भिन्न लक्षणों को एक साथ नियंत्रित करता है तो इस तथ्य को कहते हैं बहुप्रभाविता। बहुप्रभाविता। और 36 नंबर जो है लास्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक का, विकास का मुख्य कारक क्या है? विकास का मुख्य कारक है प्राकृतिक वर्ण, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। और इसी के साथ हमारा आज का जो सेशन है वो समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट सेशन में बायोटेक्नोलॉजी यानी जैव प्रौद्योगिकी के बारे में डिस्कस करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया देते रहिए
आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। कुछ लोग कंटिन्यू हमारे साथ बने हुए हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। इसी तरह से आप अपना प्रतिक्रियाएं देते रहिए। और जिन लोगों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और जिन लोगों ने अभी तक पीडीएफ नहीं लिया है, तो अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां पे इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को जो है अपडेट कर दिया गया है। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।